हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर सीरीज। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये इन्वेंट्री क्या होता है। तो फर्स्ट हम इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे, बात करेंगे कि इन्वेंट्री होता क्या है। फिर इन्वेंट्री के बाद उसका हम इन्वेंट्री कंट्रोल को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो हम समझाते हैं पहले इन्वेंट्री क्या है। तो जैसे मान लीजिए अभी गर्मी की सीज़न है, गर्मी का महीना है। तो गर्मी के महीने में अगर कोई कंपनी है जो कि स्वेटर बनाती है, तो अगर वो गर्मी के महीने में बनाती है स्वेटर, तो गर्मी के महीना में स्वेटर उसका नहीं बिकेगा। उसको बेचने के लिए स्वेटर आपको उसको वेट करना पड़ेगा कि ताकि उसको विंटर का सीज़न मिले, जाड़े की सीज़न मिले। तो समर सीज़न में आपका क्या होगा, स्वेटर का सेलिंग नहीं होगा, तो उसको विंटर के सीज़न के लिए वेट करना होगा। तो लेकिन वो प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर विंटर में अचानक डिमांड होगा तो कहाँ से दे सकता है, तो नहीं दे सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको पहले से जो स्वेटर है उसका मैन्युफैक्चरिंग करके रखना होगा। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे, तो वो जो रखेंगे कुछ दिन के लिए, उसको जो रखेंगे स्टोर करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा इन्वेंट्री हुआ। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं ताकि फ्यूचर के डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फ्यूचर के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, या हो सकता है हमने सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड, या तो हमने आधा फिनिशिंग किया है या पूरा फिनिशिंग करके हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया है। तो वो जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करके स्टोर कर लिया है, वो हमारा इन्वेंट्री कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल को। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम डिफरेंट टर्म्स देखेंगे, डिफरेंट कॉस्ट देखेंगे कि कौन कौन सा कॉस्ट आएगा इसमें। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में जो फर्स्ट आएगा कॉस्ट, वो हमारा है ऑर्डर कॉस्ट, या उसको बोलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग का आपको 1000 क्वांटिटी का डिमांड है। तो आपको डिमांड है 1000 क्वांटिटी का, ये आपका मान लीजिए एनुअल डिमांड है, 1000 क्वांटिटी का। तो जनरली क्या होता है कि 1000 क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, लॉट्स में मंगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में मंगाएंगे इसको। तो मान लीजिए हम 100 का क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं। ये एनुअल डिमांड था कि हमें एक साल में 1000 क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 100 का क्वांटिटी बनाएंगे, 100 का क्वांटिटी हम मंगाएंगे। तो 100 का क्वांटिटी मंगाएंगे तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो 1000 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 10 ऑर्डर हमें प्लेस करना पड़ेगा। 1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 10 ऑर्डर्स ये हमें प्लेस करने होंगे। तो 10 ऑर्डर प्लेस करने के लिए तो हर एक ऑर्डर में आपको क्या होगा, एक कॉस्ट देना पड़ेगा, और उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कि वो हमारा ऑर्डर कॉस्ट है। तो ऑर्डर कॉस्ट जनरली क्या होता है कि कॉस्ट पर ऑर्डर होता है कि एक ऑर्डर में कितने कॉस्ट होंगे। एक ऑर्डर में अगर कॉस्ट एस है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 एस हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 10 एस हो जाएगा। तो और हम आगे डिस्कस करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है, और इसमें क्या आपका कॉस्ट आएंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में जो आपका पार्ट्स हो सकते हैं, जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हो सकता है, जो कॉस्ट इसमें आएगा वो हो सकता है आपका रेंट हो। किसका रेंट हो, मान लीजिए आप कहीं पे कंपनी चला रहे हैं, कंपनी चलाएंगे तो कंपनी का ऑफिस होगा। तो कंपनी का ऑफिस होगा तो ऑफिस में वर्कर्स होंगे, उनके एम्प्लॉई होंगे। तो अगर आपके पास ऑफिस है तो ऑफिस का जो रेंट होगा वो रेंट आएगा। तो रेंट जो होगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका आ जाएगा। जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज है, उसकी सैलरी होंगी। अगर आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो सकता है आपको जाना पड़े, तो जाने के लिए जो कॉस्ट आएगा वो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट में आएगा। हो सकता है कि आपको कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ऑफिस है तो ऑफिस में कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट होंगे, तो उसके जो कॉस्ट आएंगे वो स्टेशनरी कॉस्ट में आपका आ जाएंगे। अगर कोई टेलीफोन यूज़ कर रहा है तो टेलीफोन का बिल जो आएगा वो भी आपका क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर में ही आएगा। ऑफिस है तो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, तो उसका जो बिलिंग होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी किसमें आ जाएगा, आपका
ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। तो ये जो भी कॉस्ट है किसका, परचेज डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट आपका परचेजिंग का काम करता है, चाहे वो रेंट हो परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लाई का, वर्कर्स का, और चाहे उसका उसके रूम का, ऑफिस का रेंट हो, चाहे एम्प्लॉय का सैलरी हो, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस, उनके स्टेशनरी के यूज करने का, टेलीफोन बिल, ये सब जो होगा परचेज डिपार्टमेंट का, ये सब किस में आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की एनुअल डिमांड कितना है, क्या क्वांटिटी हम प्लेस कर रहे हैं, और पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है एनुअल डिमांड, कि एनुअल डिमांड उसमें कितना है, कि कितना एनुअल डिमांड है, क्या क्वांटिटी हम किस क्वांटिटी का ऑर्डर क्वांटिटी को प्लेस कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 क्वांटिटी हमारा एनुअल डिमांड है, 100 क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होंगे, 10 हो जाएंगे। तो ए बाई क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एस अगर कॉस्ट पर ऑर्डर है तो 10s हमारा क्या हो जाएगा, 10s हमारा जो हो जाएगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस किया ऑर्डरिंग कॉस्ट को। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है कि अगर आप कोई कंपनी है, कोई कंपनी आप चला रहे हैं, कोई आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, या आपके पास कोई गोडाउन है, या कोई आप रिटेलर है, तो आपको कोई सामान आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एक कॉस्ट देना पड़ेगा, और वह कॉस्ट जो होगा, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उसके अलावे का कॉस्ट है, ये सब एक्सपेंसेस है, ये एडिशनल कॉस्ट है। तो ये आपका क्या है, ओवरहेड है, ये आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। नेक्स्ट जो कॉस्ट होगा वो है हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जैसे हम आपको एग्जांपल ले रहे थे स्वेटर मैन्युफैक्चरिंग का, तो स्वेटर अगर आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है, तो मैन्युफैक्चर कर लिया अगर आपने जून के महीने में, तो उसका डिमांड कब आने वाला है, नवंबर दिसंबर में आने वाला है, नवंबर या दिसंबर में उसका डिमांड होने वाला है। तो जून से लेकर नवंबर दिसंबर तक आपको क्या करना होगा, स्वेटर को कैरी करना पड़ेगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो वो जो कॉस्ट आएगा, तो होल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेट आपको स्टोर चाहिए, आपके पास उसके लिए वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, उसमें भी आपका स्टेशनरी हो सकता है वर्कर्स यूज करें, उसके भी कुछ कॉस्ट आएंगे। हो सकता है कि आपको स्टोर करने के लिए कहीं आपको शिफ्ट करना पड़े, कोई दूसरा गोडाउन में जाना पड़े, गोडाउन में ले जाना पड़े, तो उसके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट आएंगे, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो भी स्टोर्स के को कॉस्ट आएंगे, स्टोर्स के जो खर्च होंगे, ये सब जो खर्च होंगे वो किस में आएगा, आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में कंसीडर होगा। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, जो स्टोरिंग का काम करता है, जो इन्वेंट्री को स्टोर करता है, उसको होल्ड करता है, ताकि जो फ्यूचर में डिमांड होने वाला है उसको सेटिस्फाई कर सकते, तो उसके जो कॉस्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और वो हम यूज करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू CI करते हैं। कैसे Q/2 इंटू CI हो उसको समझते हैं। इनिशियली आपके पास इन्वेंट्री क्या है, Q है। टाइम जैसे जैसे मान लीजिए 1 मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर रहे हैं, तो इनिशियली आपके पास Q है, ऑर्डर क्वांटिटी Q है, जो आपके पास क्वांटिटी स्टोर करना है वो Q है। तो 1 मंथ के बाद आपके पास क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियली कितना है, Q है, फाइनली आपके पास कितना, 0 है। तो जो एवरेज हो जाएगा वो एवरेज कितना हो जाएगा, Q प्लस 0/2, यानी कि Q/2 क्वांटिटी आपके पास एवरेज में है। और पर यूनिट कॉस्ट जो आ रहा है वो टू C इंटू आई आ रहा है। पर यूनिट जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आएगा वो आपका C इंटू आई हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो हो जाएगा, तो क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से। यहाँ पे C क्या है, यूनिट कॉस्ट है, और I क्या है, परसेंटेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पे C यूनिट कॉस्ट है, और I हमारे पास परसेंटेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। I है हमारे पास परसेंटेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और C हमारे पास क्या है, यूनिट कॉस्ट है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमारे पास दो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो किस तरह से इन्वेंट्री को हम कैरी करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया, आपको समझाया कि कैसे एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री को समझते हैं थोड़ा सा, और कि इनिशियली जब हमारे पास अगर मान लीजिए 1 मंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो 1 मंथ के लिए हम अगर यूज करेंगे, तो 1 मंथ के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे, तो इनिशियली हमारे पास कितना क्या होगा, क्वांटिटी कितना होगा, हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा, Q होगा। वो टाइम के साथ 1 मंथ जैसे ही खत्म होगा वो इन्वेंट्री कितना हो जाएगा,
टाइम के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही आपके पास इन्वेंट्री क्वांटिटी होगा वो आपका 0 होगा, हम क्या करेंगे, एक नया फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसको रिसीव कर लेंगे। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्यू हो जाएगा, फिर ये क्यू टाइम के साथ 1 मंथ के बाद 0 हो जाएगा, फिर इसी समय हमारे पास क्यू आएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये टिपिकल ग्राफ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, आपका ये ऑर्डर क्वांटिटी और आपके पास कितना टाइम के बीच में, लॉट साइज के बीच में और आपके पास क्या है टाइम के बीच में, कि कैसे इन्वेंट्री का कंजम्पशन हो रहा है। तो ये टिपिकल ग्राफ है और ग्राफ आगे आगे हम डिस्कस करेंगे उसको, बस इस सिंपल ग्राफ को हम याद रखेंगे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे हम फाइंड करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कौन सा क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे ताकि हमारा जो वो हमारा क्या हो, इकोनॉमिकल हो, हमें जो कॉस्ट देना पड़े वो हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो। क्योंकि ये जो भी कॉस्ट है आपका, चाहे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट आपके पास है। ये क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट है और ये क्या है आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। ये आपका यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ नहीं है, वो उसके अलावे का कॉस्ट है। तो हम चाहेंगे कि जितना हो सकता है इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। तो हमारे पास यह वेरिएबल कॉस्ट है जो 2 पार्ट में है आपका, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दूसरा क्या है एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने लिखा है, कैलकुलेट किया है A/Q इंटू एस, और एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया Q/2 इंटू सी है, लास्ट स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक बार क्या हो रहा है, क्यू के साथ इन्वर्स में रिलेशन है, तो यहाँ देख सकते हैं इन्वर्स में रिलेशन है, और यहाँ देख सकते हैं इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली है। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में ऑर्डरिंग क्वांटिटी के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। वहीं पे हम अगर बात करेंगे आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्स रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि एक के घटने से दूसरा ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस उसी क्वांटिटी का घटने से क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक के साथ क्या इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें क्या करना होगा, एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालना होगा, एक बीच का वैल्यू निकालना होगा जो कि आपका इकोनॉमिक होगा, क्योंकि एक वैल्यू घट रहा है, दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर घटेगा क्यू के साथ, तो एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्यू के साथ बढ़ेगा। तो हमें इसको क्या करना है, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम में कि अगर किसी फंक्शन को, आपको कोई फंक्शन है जो कि आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कोई फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हमें अगर इसको मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं, dy/dt इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि ये t का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये y का वैल्यू कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो हम उसी तरह से देखेंगे कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, और उस y का वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो t कब होगा, तो हम देखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और मिनिमम वैल्यू जब होगा तो ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा वो हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और जब मिनिमम वैल्यू होगा तो वो ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें आपके पास हम क्या करते हैं, इसका मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, और इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये हम क्या करेंगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम इक्वेट करेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो आगे हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेकिन हम कुछ एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो आपका ए है, जो एनुअल डिमांड है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई लीड टाइम नहीं है। शॉर्टेज मतलब कि स्कार्सिटी ऑफ क्वांटिटी, स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, और लीड टाइम हमारे पास 0 है। लीड टाइम 0 का मतलब है, जो हमने ग्राफ देखा है वो जहाँ पे ये 0 हो रहा है वहीं पे हमें क्या हो रहा है, क्यू मिल जा रहा है। आगे जहाँ पे ये 0 हो रहा है वहीं पे हमें क्यू मिल रहा है, मतलब कोई लीड टाइम नहीं है। लीड टाइम को समझते हैं कि लीड टाइम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन साइट पे आप आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 5 दिन बाद आपको क्या होगा, ऑर्डर मिलेगा।
तो ये जो 5 दिन होगा, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब आपको ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर प्लेस और ऑर्डर मिलने के बीच का जो टाइम है, जो 5 दिन है, वो हमारा क्या लीड टाइम है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में लीड टाइम और जो फार्मूला निकालने जा रहे हैं उसमें हमारा लीड टाइम 0 है। यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ क्वांटिटी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या कांस्टेंट है। तो ये जंक्शन के साथ हम क्या करते हैं, क्यू का ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि क्यू का ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ए बाई क्यू इंटू एस है और प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास, क्यू का डिफरेंशिएशन, ये जो क्यू है, क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, और क्यू 1 बाई क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो हो जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा, -1 बाई क्यू एस। तो अब इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो ए और एस तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, 1 बाई क्यू का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्यू एस हो जाएगा, सी और आई बाई 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्टार का वैल्यू हो जाएगा, ये क्यू जो होगा यहाँ से जो क्यू निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 2s बाई सी आई। यह क्यू जो है वो एक स्पेशल क्यू है जो कि आपको जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है। मतलब कि अगर ये क्वांटिटी हम यूज करेंगे तो ये वेरिएबल जो कॉस्ट है उसका वैल्यू कितना होगा, मिनिमम होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ईओक्यू के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ईओक्यू के लिए जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं विल्सन्स फार्मूला। यह फार्मूला है जिसका नाम है विल्सन्स फार्मूला। विल्सन्स फार्मूला और किसके लिए इसका हम यूज करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, जिसको लिखते हैं ईओक्यू से या क्यू स्टार से हम इसको डिनोट करेंगे। तो यह फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, हमने डेरिवेशन देखा है इस फार्मूला को। यह फार्मूला है विल्सन्स फार्मूला और यह फार्मूला किसके लिए है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए यह फार्मूला है। तो यह फार्मूला विल्सन फार्मूला है ईओक्यू के लिए। हम क्या करेंगे आगे, जो क्यू स्टार का वैल्यू है, जो ऑप्टिमल क्वांटिटी है, उसको हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे और देखेंगे कि टीवीसी का वैल्यू कितना आ रहा है। टीवीसी का वैल्यू हमें पता है ए बाई क्यू इंटू एस प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई होता है, लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, टीवीसी हम क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना होगा, क्यू का वैल्यू क्यू स्टार देना होगा। क्यू स्टार प्लेस करेंगे तो क्यू स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये टीवीसी आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2s बाई सी आई इंटू 2s बाई सी आई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्टार पे जो टीवीसी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2s इंटू सी आई। तो ये 2 आस्की है, 2s सी आई है, और हमने क्यू का वैल्यू भी देखा, क्यू स्टार का फॉर्मूला भी देखा, और क्यू स्टार का फॉर्मूला कितना था, 2s बाई सी आई। ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, 2s बाई सी आई है। तो इसी में इसको बाई कर देंगे तो क्यू स्टार मिल जाएगा, बाई नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टीवीसी मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी हमने डिस्कस किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ईओक्यू का यूज किया। तो ईओक्यू पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है 2ASCI, जहाँ पे ए क्या है, एनुअल डिमांड है, एस कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी कॉस्ट पर यूनिट है, और आई क्या है, परसेंटेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। तो यहाँ अभी हमने डिस्कस किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, और हमने डिस्कस किया विल्सन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट में क्या होगा, जो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो होगा, प्लस क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट मतलब कि आपका ए इंटू सी, यहाँ पे सी क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है, और ए क्या है, एनुअल डिमांड है। अगर 1000 क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं, 1000 क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हैं, और एक क्वांटिटी का कॉस्ट आपका मान लीजिए 15 है, 15 रुपया है, तो आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा कॉस्ट। वो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यह वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आपका ये वेरिएबल है, और ये क्यू पर डिपेंड करेगा और क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि किस क्वांटिटी को कर रहे हैं। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2s इंटू सी आई होगा।
तो टोटल एनुअल कॉस्ट में का फॉर्मूला है, ये टोटल एनुअल कॉस्ट है जो कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पता है ए बाई क्यू इंटू एस प्लस क्यू बाई टू इंटू सी है। अगर हम टोटल ये जब आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, क्यू है, अगर हम बात करेंगे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो जाएगा जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होगा, तो अगर हम बात करेंगे ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का, तो उस समय हमारे पास क्या होगा, ए टू एस सी आई हो जाएगा आपका, ए टू एस सी आई होगा ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, और टू एस सी आई पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ए कब होगा जब आपके पास ईओ क्यू पे आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो हो जाएगा वो दो आपके फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक आपका ऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी क्यू है तो ये फॉर्मूला इन जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, यह फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है, और यह जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम होगा, ये मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट होगा। और मिनिमम कब होगा, जब आपने ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ईओ क्यू पे आपने अगर ऑर्डर किया है तो आपके पास जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन है कि कोई कंपनी है जो कि 2000 क्वांटिटी यूनिट किसी पर्टिकुलर आइटम का क्या है वो एक साल में परचेज कर रहा है, जिसमें उसमें आपका यूनिट कॉस्ट कितना है, 20 रुपया है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 50 रुपया है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है, 25% है। तो यह 25% कितना किसका होगा, ये यूनिट कॉस्ट का होगा, सी आई का हो, सी आई हो जाएगा आपका कितना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन की, फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्यू स्टार फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट मतलब कि टी टोटल एनुअल कॉस्ट, और वो किसका, उसका वैल्यू कौन सा, मिनिमम वाला वैल्यू फाइंड आउट करना। तो टोटल कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, और क्यू स्टार कितना हो जाएगा, हमें पता है क्यू स्टार कितना हो जाएगा, 2AS बाई सी आई हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाँ ए आपका हो जाएगा ए इंटू सी प्लस 2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और आपका फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के सम होगा टोटल एनुअल कॉस्ट का मिनिमम। तो हम इसको अभी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। और सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट आपका दिया है कि इफ 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर, अगर सप्लायर जो है वो 3% डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट कब देगा, अगर आपने लॉट साइज अगर आपका 1000 है या उससे ज़्यादा है तो वो जो सप्लायर है वो आपको 3% का डिस्काउंट देगा। तो बीइंग ए मैनेजर, अगर आप मैनेजर है या आप अगर कंपनी चला रहे हैं तो क्या आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी दिया है उसको लिख देते हैं। ये 2000 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एनुअल डिमांड है, और हमारे पास क्या है, यूनिट कॉस्ट है, मतलब ये सी का वैल्यू यूनिट कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर यूनिट। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मतलब एस आपका कितना है, ₹50 पर ऑर्डर, तो ये कॉस्ट है आपका, कॉस्ट पर ऑर्डर है एस। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब ये आई दिया हुआ है कितना है, 25% है। हमें ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार निकालना है, और टोटल एनुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट मतलब कि परचेज कॉस्ट मतलब कि जो यूनिट कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट। तो TAC जो हो जाएगा, मिनिमम जो हो जाएगा वो आपका A इंटू सी प्लस 2 टाइम्स ASCI होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो गिवन है उसको लिख दिया हमने कि एनुअल डिमांड है, ऑर्डर कॉस्ट है, सॉरी ये आपका यूनिट कॉस्ट है, और कॉस्ट पर ऑर्डर है, और ये आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है, और वो 25% है। IC हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, वो 0.25 इंटू ₹20 हो जाएगा, और यहाँ से 25 का एक, तो यानी कि ₹5 हो जाएगा आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ₹5 आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगा पर यूनिट होगा, C इंटू आई या IC लिख सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं पहले EOQ की, EOQ कितना होगा। तो EOQ का फॉर्मूला हमें पता है 2S इंटू CI। ए का वैल्यू 2000 देंगे, एस का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 20,
और आई का वैल्यू 25.25। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा EOQ, और EOQ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 क्वांटिटी का EOQ है। तो अगर आपने 2000 जो क्वांटिटी है उसको 200 के में मतलब कि आपने अगर 10 ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो आपका हो जाएगा वो मिनिमम फाइंड आउट। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एनुअल कॉस्ट कितना होगा, और कब कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यानी क्यू कहाँ पे है, क्यू स्टार पे है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट क्यू स्टार पे है, फॉर्मूला जो होगा वो मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट होगा और वो होगा 2A इंटू एस प्लस 2SCI। तो 2SCI होगा, यहाँ से हम बाकी वैल्यू देंगे। ए का वैल्यू आपके पास 2000 है, C 20 है, 2A आपके पास 2000 है, ए आपका 50 है, आई आपके पास 0.25 है। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे क्वांटिटी टोटल जो आपका एनुअल कॉस्ट है और आपका जो मिनिमम कॉस्ट है वो 41,000 आ रहा है। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है उसको मिला के अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट जो आ जा रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 41,000 आपका आ रहा है मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट। तो मिनिमम टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, 41,000 आ रहा है। क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है कि अगर 3% का डिस्काउंट देगा, 3% का डिस्काउंट कब देगा आपका, 3% का डिस्काउंट कब देगा आपको, 3% का डिस्काउंट देगा अगर आपने 1000 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस किया है। तो हम क्या करते हैं, अभी टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और टोटल एनुअल कॉस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें क्वांटिटी क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो यूनिट कॉस्ट है वो 3% का डिस्काउंट दे रहा है इस पे, तो सी क्या हो जाएगा वो 3% से रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/100 हो जाएगा सी। ये सी जो हो जाएगा इतना सी हो जाएगा, यानी कि 0.97 सी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे 0.97 सी हो जाएगा। तो टोटल एनुअल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट लेके, तो एनुअल कॉस्ट जो हो जाएगा वो आपके फॉर्मूला है ए इंटू सी ए बाई क्यू इंटू एस प्लस क्यू बाई 2 इंटू सी आई। लेकिन ये सी जो है वो आपके पास सी क्या हो जाएगा, 8% से डिस्काउंट हो जाएगा उस पर, तो 8 से डिस्काउंट हो जा रहा है। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, और बाकी वेरिएबल हमें पता है तो उसको कैलकुलेट करते हैं। आर हमारे पास 3 है, तो जहाँ पे भी यूनिट कॉस्ट है वहाँ पे हमने 3 लगा दिया है, और बाकी ए इंटू सी जैसे पहले है उसे हम निकाल दिया। यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है, ये मिनिमम नहीं है। क्वेश्चन में आपको 3% का डिस्काउंट दिया है तो 3% का डिस्काउंट भी हमने यूज किया है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टोटल एनुअल कॉस्ट का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41,325। तो यह जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जो कॉस्ट आ रहा है, जो कि मिनिमम कॉस्ट है टोटल एनुअल कॉस्ट, वो 41,000 है, उससे कितना आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा आ रहा है तो क्यों अननेसेसरी हम क्या करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑफर है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस ऑफर को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, और हमने जो ऑफर दिया गया था उस ऑफर को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स को। तो देखते हैं, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जिसमें दिया हुआ है कि एनुअल डिमांड कितना है, 1000 क्वांटिटी का है, ऑर्डर कॉस्ट कितना है, 40 है पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट है आपका 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट कितना है आपके पास 500, यानी कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10% है यानी कि ₹50 हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये डिमांड है यानी कि ये है, ये आपके पास ऑर्डर कॉस्ट है, मतलब कि ऑर्डर कॉस्ट है पर ऑर्डर, मतलब यानी कि ये क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि एस है। ये होल्डिंग कॉस्ट है, और ये यूनिट कॉस्ट है, मतलब क्या है आपका सी है। तो ये गिवन है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ईओक्यू कितना है। तो इसका ईओक्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे। एनुअल डिमांड ये है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार है, तो एनुअल डिमांड का ये जो नंबर ऑफ एनुअल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, ए बाई क्यू स्टार। तो नंबर ऑफ एनुअल ऑर्डर्स हो जाएंगे ए बाई क्यू स्टार, तो ए बाई क्यू स्टार भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास यह पॉलिसी लेना है कि अगर आप एवरी मंथ आप अगर ऑर्डर करते हैं
अगर आप ऑर्डर करने का जो पॉलिसी है वो एवरी मंथ है, तो जो आप ऑर्डर करेंगे तो जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा, टोटल एनुअल कॉस्ट TAC, टोटल एनुअल कॉस्ट, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कितना बढ़ेगा, मतलब क्या परसेंटेज होगा। आपको परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट एट ईओक्यू निकालना है, यानी कि टोटल एनुअल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट एट क्यू स्टार आपको निकालना है। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए इसको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें पता है टोटल एनुअल कॉस्ट क्यू स्टार पे जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, तो यह जो होगा टोटल एनुअल कॉस्ट वो किसी क्यू पे, और यह जो क्यू है वो ऑर्डरिंग क्यू क्वांटिटी कितना आ जाएगा विद द पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग एवरी मंथ, यानी कि ये आपका 1000 है और एवरी मंथ करना है, यानी कि 12 से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो जब ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास 1000/12 है और जब आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार है, तो ऑब्वियसली है कि क्यू पे आपका क्या होगा, जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, और कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है वो हमें देखना है। तो जो गिवन है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन है जो चीज़ें, तो यहाँ पे डी जो आपको दिया है वो एनुअल डिमांड है, कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है वो 1% है, 10% है, यानी कि 0.1 है। तो यहाँ से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा रुपीज़, आप 500 का 10% यानी कि ₹50 आपका हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने लिख दिया है, तो जो भी गिवन है हमने उसको नोट कर लिया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्यू स्टार फाइंड आउट करेंगे, और वो फॉर्मूला है हमारे पास क्यू स्टार फाइंड आउट करने के लिए 2AS/CI से। तो 2AS/CI यूज करके हम क्या करेंगे, क्यू स्टार फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास क्या है। 2A का वैल्यू है 1000, S का वैल्यू है 40 और CI का वैल्यू कितना है 50 है। अभी हमने लिखा है CI हमारे पास ₹50 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है वो कितना आ रहा है आपका 40 यूनिट्स का आ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब अगर आप ऑर्डर जो प्लेस करेंगे वो अगर आप 40 क्वांटिटी आप प्लेस करेंगे तो आपके पास जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 40 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास जो होगा जो टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा। अभी देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करना होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे, एनुअल डिमांड आपका पास 1000 का है और 40 है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, तो 1000/40 यानी कि 25 ऑर्डर्स आपको, इतने ऑर्डर्स आपको क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 25 × S हो जाएगा, 25 × S, 25 × S आपका क्या हो जाएगा 25 × S जो हो जाएगा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका हो जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं विद द पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग एवरी मंथ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो जाएंगे आपका 1000/12 आपका हो जाएगा। अगर आप यह पॉलिसी ले रहे हैं कि आपको हर एक महीने में आपको ऑर्डर करना है, यानी कि 1000/12 आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो 1000/12 जो हो जाएगा वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो जाएगा। और इस क्वांटिटी पे हम देखेंगे कि टोटल एनुअल कॉस्ट क्या है इस ये आपका क्यू पे। तो ए फार्मूला इन जनरल फार्मूला हमारे पास A × C A/Q × S + Q/2 × C है। ए पता है 1000, C हमारे पास गिवन है, C कितना है आपके पास 500 है, A आपके पास 1000, Q हमारे पास 1000/12 हो जाएगा, S आपके पास गिवन है। तो सब वैल्यू रखेंगे 1000, 500, 1000/12 और ये आपके पास S आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका पास 40 है, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से जो कॉस्ट आएगा वो टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा 5,02,563 आपका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, और मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे टोटल एनुअल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो A × C + 2 × ASCI है। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, A का 1000, C का आपके पास 500 और Y की वैल्यूज डाल देंगे। तो यहाँ पे से जो टोटल एनुअल कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 5,02,000। तो हम देख रहे हैं कि 5,02,000 है ये आपका मिनिमम कॉस्ट है। और अगर आप एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करते हैं यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास 1000/12 है,
तो आपके पास 563 यानी कि 5,02,563 है, यानी कि 563 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो परसेंटेज जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, और वो परसेंटेज कितना आ जाएगा 5,02,563 और डिवाइडेड बाई 2000। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100.11% आपका हो जाएगा। तो यह परसेंटेज हो जाएगा आपका 100.11%, यानी कितना परसेंट 11% आपको क्या करना पड़ेगा 0.11% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर यह पॉलिसी आप लगाते हैं कि ऑर्डर जो करेंगे वो आप हर एक महीना में करेंगे, एवरी मंथ में करेंगे। तो अभी हमने वेरी बेसिक हमने डिस्कस किया है इन्वेंट्री कंट्रोल को। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का, जिसमें हम क्या करेंगे साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल को क्या करेंगे हम उसमें कंज्यूम भी करेंगे। तो इस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमें प्रोडक्शन भी हो और कंजम्पशन भी हो। हम ही हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ही इसको कंज्यूम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हम भी कोई हमारे पास सेलर नहीं है, हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ही से उसको सेल कर रहे हैं। तो इस मॉडल को डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमारा प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। तो साइमल्टेनियस प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल में हम क्या करेंगे कि हमारे पास लाइक प्रीवियस मॉडल हमारे पास क्या है कि कुछ एनुअल डिमांड्स होंगे। तो एनुअल डिमांड्स है हमारे पास, और एनुअल डिमांड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास अगर कोई कॉस्ट होगा, सेटअप कॉस्ट होगा, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। फिर कॉस्ट पर यूनिट टाइम होगा, वो आपका क्या होगा सी है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारा आई है। तो इस मॉडल में हम जो वेरिएबल एज्यूम करेंगे, ए को एनुअल डिमांड एज्यूम करेंगे, एस को सेटअप कॉस्ट एज्यूम करेंगे, सी को कॉस्ट पर यूनिट टाइम एज्यूम करेंगे, और आई हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगा। बाकी चीज़ें थोड़ा यूनिट से भी देखेंगे, हम आगे देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे किसको सेटअप कॉस्ट एज्यूम करें, कौन सा सेटअप कॉस्ट होगा हमारा, कौन सा कॉस्ट पर यूनिट टाइम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों काम हो रही है, एक तो प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरा कंजम्पशन भी हो रहा है। तो मान लेंगे कि P हमारा प्रोडक्शन रेट है और R हमारा क्या है कंजम्पशन रेट है, और TP क्या है कि प्रोडक्शन टाइम, कि हमने कितना देर प्रोड्यूस किया है। तो TP हमारे पास प्रोडक्शन टाइम है कि हमने प्रोड्यूस कितना देर टाइम तक किया है, P हमारा प्रोडक्शन रेट है और R हमारा कंजम्पशन रेट है। तो यह रेट है, तो रेट है मतलब कि डिपेंडेंट ऑन टाइम, कि हम पर डे कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और पर डे कितने क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन टाइम हमारा पर डे अगर लेंगे तो 1 डे हो जाएगा, या 2 डे अगर लेंगे तो 2 डे, 1 मंथ लेंगे तो 1 मंथ हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक प्लॉट होगा प्रोडक्शन टाइम। तो यहाँ पे टाइम है और हमारे पास क्वांटिटी होगा, तो डिफरेंट क्वांटिटी हैं। तो क्यू हमारा क्वांटिटी है, तो जो हम आइटम है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या क्वांटिटी है वो क्यू है हमारा, और जो टाइम है कंजम्पशन टाइम हो सकता है, प्रोडक्शन टाइम हो सकता है। तो ये टाइम जो है हमारे पास ये टी। तो इनिशियली क्या होगा कि हमने हमारे पास कुछ क्वांटिटी हम क्या करेंगे प्रोड्यूस कर लेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन रेट से हमारा क्या होगा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके कारण एक क्वांटिटी बन जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कंजम्पशन भी कर रहे हैं, तो जितना टाइम में हमारा प्रोड्यूस हुआ वो हम क्या करें वो हमारा टीपी होगा, प्रोडक्शन टाइम हो गया। बट हम इसको क्या करें कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रेट से हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो जो हमारा सेविंग हो रहा है, तो प्रोडक्शन रेट माइनस कंजम्पशन रेट हमारा सेविंग हो रहा है, वो हमारा इन्वेंट्री बन रहा है, और मैक्सिमम जो इन्वेंट्री बनेगा वो हमारा कितना है आई मैक्स है। तो आई मैक्स हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री है जो हमारा बन रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल में। तो हमें इसको क्या करना है कंज्यूम करना है, टाइम के साथ इसको कंज्यूम करना है। एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री मैक्सिमम इन्वेंट्री बन जाने के बाद हम क्या करेंगे इसको कंज्यूम करेंगे। तो हमने इसका कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था प्रोडक्शन तो हो रहा था, साथ ही साथ कंजम्पशन भी हो रहा था। तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन रेट से हमारे पास क्या हो रहा है इन्वेंट्री बन रहा है। उस इन्वेंट्री को जिसको हम आई मैक्स बोल रहे हैं वो हमारा एक टाइम के बाद कंज्यूम हो रहा है। तो ये हमारा कंजम्पशन टाइम हो जाएगा जिसमें हम कंज्यूम किया। फिर ये साइकिल हमारा क्या होगा रिपीट हो जाएगा। फिर हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन माइनस रेट से हमारे पास क्या होगा इन्वेंट्री बनेगा, और उस इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसको एक कंजम्पशन टाइम में पर्टिकुलर टाइम में क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे। टी है हमारे पास कोई टाइम है तो टी में हम क्या करेंगे इसको, या T1 है हमारे पास तो T1 में हम इसको कंज्यूम करेंगे फर्दर। जैसे ही हमारे पास पूरा कंप्लीसन हो रहा मैक्स जो इन्वेंट्री हमारे पास बनी थी वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री खत्म होगा, फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे।
प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें कंजम्पशन भी चलेगा, और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो आइटम प्रोड्यूस भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। फिर अगर हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री बनेगा तो हम भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, फिर इसको कंज्यूम करेंगे। तो इसको कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ कंजम्पशन भी स्टार्ट, कंजम्पशन तो हमेशा स्टार्ट ही रहेगा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन रेट से हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री बनेगा, और वो इन्वेंट्री मैक्सिमम इन्वेंट्री जाने पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रोक देंगे। तो यह हमारा एक मॉडल है जिसमें हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इस मॉडल में हम कुछ फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूला के बेसिस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल हमारे पास है, प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल है। तो इस मॉडल में हम पहले जो क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे वो हमारा है EPQ, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है। तो देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, जिसको कि बोलते हैं इकोनॉमिक बैक क्वांटिटी या इकोनॉमिक लॉट साइज। तो हमारा इकोनॉमिक लॉट साइज क्या है, तो इकोनॉमिक लॉट साइज फाइंड आउट करने के लिए जिसको हम P स्टार से यहाँ पे डिनोट करेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी है कि क्या क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें कि ये हमारा इकोनॉमिक हो। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी होना चाहिए, वह इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी 2AS बाई CI इंटू P/P-R होना चाहिए। तो जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो हमारा होना चाहिए 2S बाई CI इंटू P/P-R, जहाँ P हमारा प्रोडक्शन रेट है, R हमारे पास कंजम्पशन रेट है, A एनुअल डिमांड है, S हमारे पास क्या है, सेटअप कॉस्ट है, C कॉस्ट पर यूनिट टाइम है, और I हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है और C, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या, C इंटू I कॉस्ट एक देगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देगा, जैसे प्रीवियस मॉडल में हमने निकाला था। S हमारे पास सेटअप कॉस्ट है, सिमिलर टू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और A हमारा क्या है, एनुअल डिमांड है। तो P प्रोडक्शन रेट है, R कंजम्पशन रेट है। तो इसके बेसिस पे हम जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे वो P स्टार होगा, और उससे देख लेंगे कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रेट पे और इस गिवन कंजम्पशन रेट पे हमारे पास इकोनॉमिक होगा, हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो किस क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस करें, कितना क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो जाए, या ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट की कमी हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कहेंगे। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हो रहा है, कोई एक वैल्यू है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का, तो हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कोई मान लीजिए ये वैल्यू, तो ये मान लीजिए यही हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी है, Q स्टार है। तो Q स्टार कैसे फाइंड आउट करेंगे, P स्टार है हमारे पास, तो P स्टार कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्शन रेट है, तो रेट है तो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन रेट P क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P स्टार बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, TP हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P क्या, प्रोडक्शन क्वांटिटी और बाई टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, EPQ निकाल सकते हैं, यानी कि P स्टार जो हमारा हो जाएगा, P स्टार कितना हो जाएगा, P स्टार क्या हो जाएगा, P इंटू TP आपका हो जाएगा। तो ये हमने P स्टार यहाँ पे निकाल दिया P इंटू TP से। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं P इंटू TP से। EP का वैल्यू यहाँ से, EPQ का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ से हम अगर P अब हमें नोन हो तो TP भी निकाल सकते हैं, या TP नोन हो तो P निकाल सकते हैं कि क्या है। तो बाकी हम TP यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि TP का वैल्यू क्या है। तो प्रोडक्शन टाइम का वैल्यू कितना होगा, अगर गिवन है तो ओके है, नहीं गिवन है तो निकाल सकते हैं। तो यह रिलेशन आपका प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन क्वांटिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी और प्रोडक्शन टाइम TP में। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो यहाँ पे बन रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो बन सकता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये देखिए P-R से प्रोडक्शन रेट है और इसका, तो P-R कैसे होगा, I max बाई TP होगा, यानी कि I max क्या हो जाएगा,
P माइनस आर इंटू टी पी। सेम वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन सकता है वो कितना बनेगा, प्रोडक्शन रेट माइनस कंजम्पशन रेट इंटू प्रोडक्शन टाइम। जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप और उसमें से जो कंज्यूम करेंगे वो माइनस हो जाएगा, और कितना टाइम तक आप प्रोड्यूस करेंगे वो मैक्सिमम इन्वेंट्री आपका बन रहा है, इतना आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है। इसी इन्वेंट्री को आप फर्दर टाइम में क्या करेंगे, जो सेकेंड टाइम है जिसमें आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप इसको कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन भी। तो एनुअल डिमांड हमारे पास ए है और इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी ईपीक्यू है। तो यह क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनुअल डिमांड हमारे पास कुछ है। मान लीजिए हम एक लॉट में हमने ईपीक्यू प्रोड्यूस किया, तो कितने नंबर ऑफ लॉट्स चाहिए, कितने प्रोडक्शन रन चाहिए। एक रन में हमने ईपीक्यू तो प्रोड्यूस किया, एनुअल डिमांड हमारे पास ए का है, तो नंबर ऑफ रन्स कितने, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स की निकालते थे हम लोग, वैसे ही नंबर ऑफ रन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, जो एनुअल डिमांड है उसको इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी से, या एनुअल डिमांड को ईओक्यू से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमने डिवाइड करके निकाला था। तो वैसे ही कि आप कितने टाइम, आपको कितनी बार इसको रन करना होगा, इस मॉडल को आपको प्रोडक्शन कितने बार करना होगा, वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो इस तरह से हमने कुछ फार्मूला देखा है, यहाँ पे कुछ और फार्मूला डिस्कस करते हैं आगे कि हमारे पास क्या होगा टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट जो होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे सेटअप कॉस्ट है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी पे वो होगा 2s इंटू सी आई पी माइनस आर बाई पी, जहाँ पे P प्रोडक्शन रेट है, R कंजम्पशन रेट है, यहाँ पे भी P प्रोडक्शन रेट है, CI इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, S आपका सेटअप कॉस्ट है, A क्या है आपका एनुअल डिमांड है। तो सिमिलर टू जैसे हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने लास्ट मॉडल में डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट EPQ इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी पे इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर हम टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट है, ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट कितना है। तो ये आपका ए इंटू सी एनुअल डिमांड है, ये आपका कॉस्ट, सी हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है रुपीज पर यूनिट टाइम आपका होगा। तो एनुअल डिमांड आपका है पर ईयरली है, टाइम है, तो मल्टीप्लाई होकर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट आपका निकल गया इंटू सी, और आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ईपीक्यू पे, क्योंकि यहाँ पे ईपीक्यू पे निकालना है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी पे निकालना है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये निकल गया। अगर इन जनरल आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है तो वो क्यू होगा, क्यू पे इन जनरल क्यू पे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए इंटू सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ए बाई क्यू इंटू एस, ये आपका सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, और ये आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो आई मैक्स है। इनिशियली हमारे पास आई मैक्स होगा, फाइनली हमारे पास 0 होगा, तो एवरेज जो इन्वेंट्री हम कैरी करेंगे वो आई मैक्स 0/2, यही इन्वेंट्री हम कैरी कर रहे हैं। तो ये हमारा इन्वेंट्री हो जाएगा मैक्सिमम इन्वेंट्री जो हम कैरी कर रहे हैं, और ये आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया। अभी जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो साइमल्टेनियस प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल है। तो इस मॉडल में एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, कि आपको कितने प्रोडक्शन रन करने होंगे, एंड आल्सो द टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और हम क्या करेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, की प्रोडक्शन रन कितने होने चाहिए। यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 12,000 क्वांटिटी का है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर आपका है वो ₹15-25 है, तो ये हमारा एस हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर, तो पर लॉट पर आपका ऑर्डर आपका कितना है, एस है 25 का। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना है, ₹25 का है पर यूनिट पर ईयर। तो इसको हमारे पास फिर प्रोडक्शन रेट कितना है 100 क्वान्टिटीज पर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है 25 है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 1500 का है। प्रोडक्शन रेट आपका पी गिवन है, ए पी आपका है 100 यूनिट्स पर डे में है। तो कंजम्पशन रेट आर भी निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा 15,000 हमें चाहिए,
और कितना दिन में चाहिए, 1 साल में चाहिए। 1 साल में कितने दिन है, तो 250 दिन है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 250, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन रेट। तो यूनिट पर डे में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन रेट हो जाएगा यूनिट्स पर डे। तो यूनिट पर डे में हमारा प्रोडक्शन रेट हो जाएगा, कंजम्पशन रेट हो जाएगा, और पी हमारा प्रोडक्शन रेट गिवन है, और वो क्या है 100 क्वांटिटी पर यूनिट्स। तो जो टर्म्स हमारे पास गिवन है उसको हम मेंशन करते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गिवन है हमारे पास एनुअल डिमांड है 15,000 का, सेटअप कॉस्ट जो है या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारे पास वो 25 रुपीज़ है। इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट क्या है, ये ₹5 पर यूनिट पर ईयर है, तो हम पर डे निकाल लेंगे, तो इसको क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर यूनिट पर ईयर पर डे हो जाएगा, या नहीं भी करेंगे तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम आगे यूनिट देखेंगे कि क्या होगा। प्रोडक्शन रेट हमारे पास कितना 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स पर डे का है। कंजम्पशन रेट हमने फाइंड आउट किया अभी कि ये हमारे पास कितना है, तो ये 15,000 बाई 250 यानी कि 60 यूनिट्स पर डे का। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम जो यूज कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना है 60 यूनिट्स पर डे से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सेविंग होगा वो 40 यूनिट्स पर डे का हमारे पास सेविंग हो रहा है, 40 यूनिट्स पर डे का हमारे पास सेविंग हो रहा है। तो ये हमारा एक इन्वेंट्री बनाएगा, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हैं, कि कितने बार हमें प्रोड्यूस करना होगा। तो एनुअल डिमांड को हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स मिल जाएंगे। तो उसको देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन रेट हमारे पास 60 यूनिट्स का है, प्रोडक्शन रेट 100 यूनिट्स का है, और बाकी जो हमारे पास सेविंग हो रहा है, जो इन्वेंट्री बन रहा है वो 40 यूनिट्स का इन्वेंट्री बन रहा है, कि पर डे 40 यूनिट हमारे पास सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट कंजम्पशन रेट पता है, तो हम बाकी वेरिएबल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी पता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रेट भी देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन रेट जो है वो कंजम्पशन रेट से ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट कंजम्पशन रेट से ज़्यादा है, तो इस मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं, और मॉडल को यूज़ करेंगे तो उसमें कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास हमने डिस्कस किया है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का 2S/CI × P/P-R। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P और P-R का, P और R का वैल्यू यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में सेम भी है, P हमारे पास 100 यूनिट्स पर डे है, और R हमारा क्या है 60 यूनिट्स पर डे है। तो यहाँ पे इसका यूनिट सेम, इस दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए, तब जाके यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको रुपीज़ बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये एनुअल डिमांड है, ये सबका क्या कॉस्ट है, कॉस्ट पर ऑर्डर है, सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर है। तो यहाँ से रुपीज़ पर ईयर मिलेगा, तो इसलिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, रुपीज़ पर ईयर में आपका आना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं रुपीज़ पर ईयर में है, ये भी रुपीज़ पर ईयर में है, और ये आपका ये प्रोडक्शन यूनिट्स पर डे में है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 612 का। तो प्रोडक्शन रेट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी जो हमारे पास बन रहा है वो 600 आपका 12 का बन रहा है, 612.4 बन रहा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो यहाँ से इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो बन रहा है। तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी तो हमारे पास बन गया है, अभी इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस कर लिया है, बन गया है हमारे पास। EPQ2S/CI से हमने निकाल कर लिया है, और निकाल के देख लिया कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो EPQ का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 612.4 से, तो 612.4 आ रहा है हमारे पास, इसका वैल्यू 612.4 या जो वैल्यू इसको सॉल्व करने से आएगा वो होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास EPQ तो हमारे पास कितना इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन क्वांटिटी है हमारे पास 612.4 है। तो बाकी हम देखते हैं कि यहाँ से TP क्या है, प्रोडक्शन टाइम क्या है। तो प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन रेट पता है हमारे पास, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी पता है, तो प्रोडक्शन टाइम यहाँ से प्रोडक्शन टाइम पता चल जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या EPQ/P से। EPQ आपके पास 612 है बाई P, यानी कि 612/P यानी कि ये 6.124 डेज है। तो प्रोडक्शन टाइम जो है हमारे पास क्या है 6.124 डेज यहाँ से हो जाएगा। तो 6.124 डेज हो जाएगा प्रोडक्शन टाइम। बाकी हमने इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है।
हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री, और मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना हो जाएगा P माइनस आर इंटू टी पी। तो P हमारा प्रोडक्शन रेट है 100 है, R हमारे पास कंजम्पशन रेट है जो कि 60 है, TP हो जाएगा 6.124। तो यहाँ से सर कल इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका 245। तो यहाँ से 40 होगा और ये आपका 40 होगा, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 245 के अराउंड आपका आएगा। तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास बन रहा है। हमने इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है, प्रोडक्शन टाइम कैलकुलेट कर लिया है, मैक्सिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया है। अभी देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स वो एनुअल डिमांड बाई आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी होगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू हो जाएगा 24.5। तो आपको 24.5 टाइम यानी कि अराउंड 25 टाइम्स इसको रन करना पड़ेगा। तो ये 25 टाइम्स आपको रन करना पड़ेगा। हमें कैलकुलेट करना था टोटल एनुअल कॉस्ट, तो टोटल एनुअल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका भी अगर हमें EPQ पे कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 2ASCI इंटू P माइनस आर बाई पी। सबका वैल्यू पता है 215,000 इंटू आपका 5 25 इंटू 5 इंटू आपका 100 माइनस 60/100। ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर 2 का आपका हो जाएगा। तो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला डिस्कस किया था, उस वहाँ से हम उस फार्मूला में हम लेके चलते हैं पीछे स्लाइड्स पे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने यहाँ से हम वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 2S इंटू सी आई P माइनस आर बाई पी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट का। या वैल्यू हमारे पास गिवन है ये 15,000 25 5 और 100, और हमने R कैलकुलेट कर लिया है कितना है कि ये हमारे पास R हो जाएगा 40 यूनिट्स का। तो R हमारे पास 40 यूनिट का है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया साइमल्टेनियस प्रोडक्शन मॉडल को, इसमें हमने फार्मूला को डिस्कस किया और कुछ हमने क्वेश्चन भी एक लिया है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मॉडल विद शॉर्टेज को। तो इन्वेंट्री मॉडल विद शॉर्टेज में क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका शॉर्टेज हो रहा है। तो इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्टेज को अलाउ कर रहे हैं कि हमारे पास डिमांड तो है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड है मार्केट का लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास शॉर्टेज हो गया। तो शॉर्टेज अगर हो रहा है तो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्टेज अगर हो भी रहा है तो हम ऑप्टिमम शॉर्टेज करें, ताकि लॉस जो हो सकता है वो मिनिमम लॉस हो। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्टेज हो गया है तो जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर आपका से यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा, उससे जो प्रॉफिट बनने वाली थी वो प्रॉफिट अब नहीं बन पाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि आपके पास जो एम्प्लॉई है, वर्कर्स है, उसको तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा, आपको रेंट उसकी सैलरीज तो देना होगा। तो आपका कॉस्ट तो जा रहा है लेकिन आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर एक बार कोई कस्टमर आपके यहाँ से आया वो रिटर्न हो गया तो कस्टमर अगली बार आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का भी लॉस हो जाए। तो इस तरह से अगर कोई शॉर्टेज हो रही है तो आपका लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इस मॉडल में। तो इन्वेंट्री मॉडल है विद शॉर्टेज है, शॉर्टेज हो तो मिनिमम शॉर्टेज हो, ऑप्टिमम हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है कि हमारे पास एक प्लॉट देख रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास कोई एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड का क्वांटिटी है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी टाइम पे हमारे पास कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ हमारे पास क्यू स्टार जो है हमारे पास EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये हमने अचीव किया, प्रोड्यूस किया या अचीव किया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आप क्या करेंगे, हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका वैल्यू कितना हो रहा है, हमने जितना कंज्यूम किया था वो 0 हो गया। लेकिन उसके पास भी हमारे पास क्या था, डिमांड है। उसके बाद भी हमारे पास डिमांड है लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास क्वांटिटी ही नहीं है। यहाँ पे डिमांड तो है लेकिन क्वांटिटी नहीं है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास शॉर्टेज हो रहा है।
तो ये जो शॉर्टेज हो रहा है उसके कारण जो हमें लॉस होगा, उस लॉस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो शॉर्टेज हो रहा है, तो शॉर्टेज हो तो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो, मतलब मिनिमम शॉर्टेज हो, उसकी बात का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो क्यों हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो फाइनली क्यों जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो मतलब शॉर्टेज को लेके इतना होना चाहिए था, लेकिन हम कितना कंज्यूम कितना कर रहे हैं, तो कंज्यूम कितना करें क्यू स्टार माइनस एस स्टार। तो एस स्टार क्या है हमारे पास ऑप्टिमम जो शॉर्टेज हो, तो वो ऑप्टिमम शॉर्टेज हो उसकी बात करेंगे। तो क्यू स्टार माइनस एस स्टार क्या करेंगे, हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन फिर यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगेन हम एक ई क्यू लेंगे, अचीव करेंगे, और फिर हमारे पास क्या करेंगे, उसको हम कंज्यूम करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, अगेन ई क्यू आएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे अगेन ई क्यू आ रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पे T2 आपका है, फिर आपका फिर अगेन T1 T2 है, सेम साइकिल आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो फिर अगेन हम ई क्यू होगा, उसमें आपका क्या होगा, फिर हम यहाँ तक कंज्यूम कर पा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो डिमांड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ कुछ वेरिएबल हम देखते हैं कि क्यू स्टार जो है हमारे पास ई क्यू है, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कि हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए इकोनॉमिकली। एस स्टार क्या है हमारे पास ऑप्टिमम शॉर्टेज हो रहा है, अगर शॉर्टेज हम लागू कर रहे हैं इस मॉडल में, हमारे पास शॉर्टेज को हम लागू कर रहे हैं, शॉर्टेज हो रहा है, तो शॉर्टेज जो हो सकता है वो मिनिमम हो सकता है, दैट इज ऑप्टिमम शॉर्टेज हो सकता है, वो यहाँ पे है। फिर हमारे पास कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो सी एस हमारे पास क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट है, या पर यूनिट पर ईयर आपका रहेगा। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे डिफरेंट कॉस्ट को। यहाँ पे दो टाइम है, एक कंजम्पशन टाइम है और एक शॉर्टेज टाइम है। इस टाइम में शॉर्टेज हो रहा है, इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट होंगे सिमिलर टू अर्लियर मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज कॉस्ट होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट आपका होगा, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ए बाई क्यू इंटू एस। तो ये हमारे पास ए बाई क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ए जहाँ पे एनुअल डिमांड है, क्यू आपका ऑर्डर क्वांटिटी है, एस क्या है आपके पास कॉस्ट पर ऑर्डर है, वो एस अलग है। यहाँ पे शॉर्टेज जो हो रहा है ये ऑप्टिमम शॉर्टेज है, ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट है, ये दोनों अलग अलग है। फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो हो जाएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री एक बनेगा और उस मैक्सिमम इन्वेंट्री बाई 2 इंटू सी आई आपका हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है वो क्यू स्टार माइनस एस स्टार आपका होगा, तो इसलिए आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार आपका हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार बाई 2 इंटू सी आई आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई मैक्स का वैल्यू इतना ही, मैक्सिमम इन्वेंट्री तो इतना ही है। वो क्यू स्टार होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, शॉर्टेज के कारण क्वांटिटी का कुछ लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना है, क्यू स्टार माइनस एस स्टार। इस पॉइंट पे आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं बन रही है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री जीरो है, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार प्लस 0/2, यानी कितना आपका इन्वेंट्री बन गया। तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं शॉर्टेज कॉस्ट को हम आगे निकालेंगे। तो शॉर्टेज कॉस्ट जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शॉर्टेज, यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉर्टेज एस स्टार है और यहाँ पे शॉर्टेज कितना है, इस पॉइंट पे शॉर्टेज कितना है, 0। यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे शॉर्टेज एस स्टार है, तो एवरेज जो शॉर्टेज हो जाएगा वो एस स्टार जो आपका हो जाएगा वो 0 प्लस एस स्टार बाई आपका 2 हो जाएगा, और कॉस्ट जो हो जाएगा एस स्टार बाई 2 इंटू सी एस हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट जो शॉर्टेज कॉस्ट है वो इतना है। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होगा, वो 3 पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट होगा, एक तो होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आपका हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और तीसरा कॉस्ट यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर मॉडल में, इस शॉर्टेज मॉडल में आपका होगा तीसरा कॉस्ट, और वह कॉस्ट हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेज कॉस्ट। तो ये आपका ऑप्टिमम शॉर्टेज है, यहाँ पे आपका शॉर्टेज हम मिनिमम मान लेंगे, और मिनिमम शॉर्टेज हो जा रहा है वो एस स्टार है। इनिशियल पॉइंट पे शॉर्टेज यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे शॉर्टेज आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्टेज एस स्टार होगा, यहाँ पे शॉर्टेज हमारे पास कितना है, 0 है, तो फाइनली जो एवरेज शॉर्टेज हो जाएगा वो एस स्टार प्लस 0/2, यानी कि एस स्टार बाई 2। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एनुअल कॉस्ट में अगर हम टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करेंगे तो ए इंटू सी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्टिमम शॉर्टेज का फॉर्मूला निकल जाएगा, ऑप्टिमम क्वांटिटी का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगा विथ शॉर्टेज, विथ आपका शॉर्टेज हो जाएगा, जहाँ पे ASCI सेम मीनिंग है आपका, एनुअल डिमांड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, और ये आपका क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट है। तो ये हमारा क्यू स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू ये है।
फिर हम बात करेंगे एस स्टार का, तो एस स्टार क्या हो जाएगा 2s इंटू सी आई बाई ये फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं एस सी आई को हमने एक साथ ही लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है एस सी आई को एक साथ लिखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ऑप्टिमम शॉर्टेज का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऑप्टिमम शॉर्टेज अगर होगा तो वह ऑप्टिमम शॉर्टेज कितना होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, यहाँ पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट अगर तीनों इक्वल है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास तीनों कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट तीनों कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो 3 गुना किसी एक का आपका हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा किसका, ऑर्डरिंग कॉस्ट का हो सकता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का हो सकता है या शॉर्टेज कॉस्ट का आपका हो सकता है। यहाँ पे वो सी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे फिर आईसीसी है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और एससी है आपका क्या शॉर्टेज कॉस्ट। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला देखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ऑप्टिमम शॉर्टेज देखा, फिर हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो ये कुछ फार्मूला डिस्कस किया हमने इन्वेंट्री कंट्रोल का मॉडल में, जिसमें कि आपका शॉर्टेज परमिटेड है। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इन्वेंट्री मॉडल का जिसमें कि शॉर्टेज परमिटेड है। तो शॉर्टेज परमिटेड है तो इस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास द डिमांड ऑफ एन आइटम इज यूनिफॉर्म एट ए रेट ऑफ 25 यूनिट्स पर मंथ। तो डिमांड कितना है आपका 25 यूनिट्स पर मंथ है। तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 25 इंटू 12। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 12। क्वेश्चन में जो आपको मेंशन हो उसको फटाफट लिख लेना है अपने वेरिएबल के टर्म्स में। तो इससे क्या होगा, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹30। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सी है और वो हमारा कहना 30 है, तो ये सी हो जाएगा। प्रोडक्शन रन इज मेन, इस टाइम में प्रोडक्शन रन इज मेन। द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹30 इच टाइम ए प्रोडक्शन रन इज मेड, यानी कि ये आपका सी नहीं है। प्रोडक्शन रन को मेड करेंगे तो यहाँ पे आपको 30 का कॉस्ट आएगा, मतलब ये आपका क्या है एस। तो यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू कि एस का वैल्यू आपका 30 है, एनुअल डिमांड आपका इतना हो जाएगा। फिर आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है कि 50 पैसा है, 50 पैसा पर यूनिट पर मंथ है। तो 50 पैसा पर यूनिट पर मंथ यानी कि ₹0.5 पर यूनिट पर मंथ। तो यानी कि इसको ₹6 पर यूनिट पर ईयर आपका हो जाएगा। ये आपका सी आपका दिया है कि रुपीज कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹2 पर आइटम, ये आपका सी है और वो आपका 2 पर आइटम है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपका दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर आपका फाइनली आपके पास क्या है शॉर्टेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है एस और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रन की बात कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो रन करने में या ऑर्डर करने में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आपका हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है या एस होता है। तो लास्ट मॉडल में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में डिटेल्स में। तो यह हमारा एस हो जाएगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज़ आपका क्या है 2, तो उसका जो यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो 2 है, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो वेरिएबल हमारे पास जो नोन है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ ऑफन टू मेक ए प्रोडक्शन रन ऑफ व्हाट साइज। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताना है और साइज बताना है कि क्या, यानी कि क्यू स्टार बताना है और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स बताना है आपका कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो इनके वैल्यूज अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर आपके पास शॉर्टेज मॉडल है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका 2s/ci इंटू CI इंटू CS। वेरिएबल रखेंगे 2, ए का वैल्यू है आपका 25 इंटू 12 यानी कि 300, एस का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, सी इंटू आई वैल्यू हो जाएगा कितना 20.5 पैसा पर मंथ, तो यानी कि ₹6 पर ईयर आपका हो जाएगा। इन दोनों का पर ईयर में होना चाहिए। सी आई आपका हो जाएगा ₹3, हाँ या सी आई आपका हो जाएगा 6 पर यूनिट पर ईयर और सी एस आपका है 3 यूनिट्स पर मंथ, यानी कि इसको 36 करना होगा क्योंकि आपको ये आपका सी आई का पर ईयर में है, तो ये भी आपका पर ईयर में आपका हो जाएगा। तो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 59.16 क्वांटिटी आपका हो जानी चाहिए। तो यानी कि अराउंड 60 क्वांटिटी आप अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगा।
नंबर प्रोडक्शन रन निकालना था तो आप एनुअल डिमांड बाई इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एनुअल डिमांड आपका जो वैल्यू है, एनुअल डिमांड आपके पास है 300 यूनिट का, तो यहाँ पे 300 और आपका जो इकोनॉमी आपके पास हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला वो 59.16 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो हो जाएगा वो 5 आपका हो जाएगा। तो अराउंड 60 डिवाइड 300 बाई अराउंड 60 होगा, तो करीब करीब होगा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इक्वल टू 5 तो नहीं होगा बट अराउंड 5 आपका हो जाएगा। तो ये आंसर 1 का हो गया। फिर आपको बताना था कि क्या होगा आपका लॉट साइज, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्यू निकालते हैं, तो क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें दाना चाहे कि शॉर्टेज कितना हो रहा है, तो ऑप्टिमम शॉर्टेज इतना होना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है कितना बन रहा है, क्यू स्टार माइनस एस स्टार बन रहा है। क्यू स्टार हमें पता है, एस स्टार हमारे पास 8.45 हुआ, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो 50.7 का बन रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री 50.7 का बन रहा है। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, और दूसरा कि आपको कैलकुलेट करना था कि नंबर प्रोडक्शन ऑफ वाइट साइज। तो मैक्सिमम जो इन्वेंट्री बन रहा है वो क्या साइज का बन रहा है उसकी बात कर रहा है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन क्या है वो हमारा क्या है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ए बाई क्यू स्टार, वो अराउंड 5 होना चाहिए, और जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास आई मैक्स है, वो हमारा कितना है 50.7 का मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया अभी मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, जिसमें कि हमने शॉर्टेज को परमिट किया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम इन्वेंट्री मॉडल के अगले इन्वेंट्री कंट्रोल के अगले मॉडल को डिस्कस करेंगे, और वह मॉडल होगा विथ एंड विदाउट सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बफर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, रीऑर्डर लेवल की बात करेंगे, रीऑर्डर लेवल पॉइंट की बात करेंगे, लीड टाइम के बारे में बात करेंगे कि लीड टाइम क्या है। तो हम इन्वेंट्री मॉडल विथ एंड विदाउट सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं कि जिसमें हम सेफ्टी स्टॉक लेंगे या सेफ्टी स्टॉक नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास मॉडल है जिसमें हमने सेफ्टी स्टॉक को नहीं लिया। तो विदाउट सेफ्टी स्टॉक मॉडल है जिसमें हमने सेफ्टी स्टॉक को नहीं लिया। तो इस मॉडल में क्या है कि यहाँ पास हमारे पास एक क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्वांटिटी और टाइम के बीच का प्लॉट है, क्वांटिटी और टाइम के बीच में ये प्लॉट है, जिसमें हम क्या करें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करें, क्वांटिटी हम क्या करें अचीव कर रहे हैं, और क्वांटिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करें अचीव कर रहे हैं, और उसको हम क्या करें टाइम के साथ कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारा T1 टाइम है कि कंज्यूम हुआ है, और एक एवरेज लीड टाइम के बाद हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, और हम क्या करेंगे उसको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं कि क्या है आपका लीड टाइम। फर्स्ट तो हम डिस्कस करते हैं कि ये लीड टाइम क्या है। लीड टाइम के हमने जिसको जहाँ पे एवरेज लीड टाइम को डेल्टा LT से हमने डिनोट किया है, तो ये लीड टाइम पहले क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे एवरेज लीड टाइम की बात करेंगे। तो लीड टाइम क्या है, जैसे आप किसी ऑनलाइन साइट पे जैसे आप आज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपका ऑर्डर हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या 5 दिन के बाद आपको मिले। तो ये जो आपने आज ऑर्डर प्लेस किया और आपको जो 5 दिन के बाद ऑर्डर मिल रहा है, यह जो बीच का टाइम है वो हमारा क्या लीड टाइम है। तो इस तरह से आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारा लीड टाइम क्या है। तो लीड टाइम जैसे ही आपको पता है कि आपका लीड टाइम 5 दिन है, तो आपका जैसे ही एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम हो गया है, जहां आपको पता चल गया कि एक रीऑर्डर लेवल आ गया है, एक लेवल आ गया है जो कि इसका नाम ही है कि आपका रीऑर्डर लेवल, मतलब कि आपका वह पॉइंट आ गया है, वह लेडर क्वांटिटी का लेवल आ गया है जब आपको रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट, तो वह लेवल आ गया है, वह पॉइंट आ गया है जब आपको क्या करना है कि आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन का लीड टाइम लगने वाला है, एक 5 दिन का लीड टाइम लगने वाला है, जो क्वांटिटी आएगा उसको 5 दिन टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एक लीड टाइम जब जितना लीड टाइम हो आपका 5 दिन पहले हम क्या करेंगे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि जैसे ही 5 दिन और भी कंज्यूम हो जाए तो हम क्या करते हैं वो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, और हम उसको क्या करेंगे, अगेन वो ऑर्डर आ जाएगा, हम उसको क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे। फिर जैसे रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट आपका मिलेगा, ये आपका रीऑर्डर लेवल है, और रीऑर्डर पॉइंट जैसे ही आपको मिलेगा हम क्या करेंगे फिर एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और हम क्या करेंगे एक फ्रेश ऑर्डर वहाँ पे
जैसे ही कंज्यूम होगा इस पॉइंट पे हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर इस पॉइंट पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई सेफ्टी स्टॉक या कोई बफर स्टॉक नहीं लिया है, तो हमने सेफ्टी स्टॉक समझते हैं कि क्या है ये सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक क्या है कि सेफ्टी स्टॉक, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल पे है, ये रीऑर्डर लेवल का क्वांटिटी और सेफ्टी स्टॉक दोनों अलग चीज़ें हैं। ये आपका रीऑर्डर लेवल है, ये आप क्वांटिटी मान लीजिए 100 क्वांटिटी जैसे ही आया तो हमने क्या किया कि हमें पता है लीड टाइम 5 दिन का है, तो हमने क्या किया ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल है। बट सेफ्टी स्टॉक क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने जब लीड टाइम से पहले आपने जितना लीड टाइम था 5 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट में स्ट्राइक चल रहा हो सकता है कि उस दिन आपका क्या हो कि स्ट्राइक हो गया, तो हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर डिलीवरी होने वाला था वो 2 दिन या 3 दिन बाद हो, तो आपका क्या होगा 2 दिन 3 दिन के लिए आपका कोई ऑर्डर, आप कोई भी आप जो आपका सेलिंग हो सकता है, आप जो डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ही नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पास शॉर्टेज हो जाए, तो वह शॉर्टेज ना हो, कोई वर्स्ट सिचुएशन आए, कोई मुसीबत हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्टॉक मेंटेन रखते हैं अपने स्टोर में। हम क्या करते हैं कि स्टॉक को मेंटेन रखते हैं जो मुसीबत में हमें काम दे। जब कभी आपका डिले हो जाए ऑर्डर आने में, कभी आपके पास वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कभी आपके पास अनएक्सपेक्टेड आपके पास सिचुएशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे उस स्टॉक को आप कंज्यूम कर सकते हैं और आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो वो जो सिचुएशन हो किसी आपको मुसीबत में जो काम दे, उस स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। मतलब ये सेफ्टी का काम करेगा। जैसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं उसी तरह से यहाँ पे है सेफ्टी स्टॉक जो है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह काम करता है। तो यह मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं सेफ्टी बफर स्टॉक भी लेते हैं, हम इसमें सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन किया है। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का हमने क्या किया कि हमेशा ये सेफ्टी स्टॉक एसएस है, सेफ्टी स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने क्या किया है थ्रू आउट द पीरियड हमने क्या किया मेंटेन किया है। यह स्टॉक हम क्या करेंगे, इसको हम जब हमारे पास मुसीबत हो, जब हमारे पास वर्स्ट सिचुएशन आएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया 3 पॉइंट को, सेफ्टी स्टॉक को, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट को, ये हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट है, ये हमारा रीऑर्डर लेवल है, और हमने डिस्कस किया आपको लीड टाइम को, ये लीड टाइम क्या है। आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स को इस कॉन्सेप्ट में, जिसमें हमने सेफ्टी स्टॉक को लेकर चला है। इस मॉडल में हमने सेफ्टी स्टॉक को लिया है, फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को, देखेंगे कि हम अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होना चाहिए, मिनिमम में क्या होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक क्या है हमने आपको बताया, और फिर हमने डिस्कस किया लीड टाइम को, कि लीड टाइम क्या है, कि टाइम है जो लगता है बिटवीन इनिशिएशन ऑफ द ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ द मटेरियल। तो ऑर्डर को इनिशिएट करेंगे और ऑर्डर रिसीव करेंगे, उसके बीच का जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, लीड टाइम होगा। लीड टाइम ऐसा हो सकता है कि कभी आपको सामान आने में 5 दिन लगा, कभी 10 दिन हो सकता है, कभी 12 दिन लग गया, कभी 8 दिन लग गया। तो जनरली हम लीड टाइम जो लेते हैं वो एवरेज लीड टाइम लेते हैं, और ये 5, 10, 12, 8 का एवरेज ले लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 12 है, इसकी भी जरूरत आपका होगा आगे। तो एवरेज लीड टाइम हम लिखते हैं, और वो कैसे डेल्टा एल डी से हम उसको डिनोट करते हैं एवरेज लीड टाइम को, कि एवरेज लीड टाइम हमारे पास क्या है। इस मॉडल में जिसमें हमने सेफ्टी स्टॉक नहीं लिया है, तो इस पर्टिकुलर मॉडल में हमारे पास जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बन रहा है वो क्या है, क्यू स्टार का होगा, और जो मिनिमम इन्वेंट्री होगा वो कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। तो जिसमें हमने जूम किया है सेफ्टी स्टॉक, उसमें मैक्सिमम जो इन्वेंट्री बन रहा है वो कितना है आपका क्यू स्टार है, मिनिमम इन्वेंट्री कितना है हमारे पास 0 है। अगेन जिसमें हमने जूम किया है यहाँ पे कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है, वहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होगा वो क्यू स्टार प्लस आपका क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, और मिनिमम इन्वेंट्री हमेशा बना रहेगा, और वह इन्वेंट्री कितना होगा, एसएस हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल जिसमें कि हमने सेफ्टी स्टॉक लिया है, फिर हमने लिया है जिसमें कि सेफ्टी स्टॉक नहीं है। तो हमने डिस्कस किया है उसमें यह भी कि रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है, कि द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन विच इन स्टॉक व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा इन्वेंट्री का, जब आप क्या करेंगे कि
ऑर्डर प्लेस करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बोलते हैं कि हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया है। अब वह पॉइंट आ गया है, वह समय आ गया है कि आपको क्या करना है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जो सेफ्टी स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट से हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 8, 10, 12, 5, तो इसमें मैक्सिमम जो लीड टाइम है वो 12 है। एवरेज लीड होगा जो चारों को जोड़ के आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज लीड टाइम मिल जाएगा। मैक्सिमम लीड टाइम आपका 12 हो जाएगा और कंजम्पशन रेट जिस रेट से हम क्या करेंगे क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला से हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक को फाइंड आउट कर लेंगे कि सेफ्टी स्टॉक हमारा क्या है, बफर स्टॉक हमारे पास क्या है। तो आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो कंजम्पशन है वो एनुअल डिमांड जो है वो हमारे पास ए है और वह कितना 10,000 क्वांटिटी का है। जो कॉस्ट है 1 यूनिट का वो आपके पास सेटअप कॉस्ट है। 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो आपका आपका कॉस्ट है वो कितना 1 यूनिट का हो जाएगा। सेटअप कॉस्ट आपका कितना 12 है। पर प्रोडक्शन रेट है मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पर प्रोडक्शन रेट है मतलब किया है एस है। पर प्रोडक्शन रन की बात कर रहे हैं यानी कि एस है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपका 25 पर यूनिट है। तो आपका 25 रुपीज़ पर यूनिट है तो ये आपका 0.24 पर यूनिट है आपका। और लीड टाइम आपको दिया हुआ है 15 है, 25 है, 13 है, 14 है, 30 है, 17 है। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है आपके पास 30 है। और एवरेज क्या करेंगे आप इसको जोड़ के 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो जो एवरेज लीड टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। कंजम्पशन रेट हम देखते हैं कि हमारे पास कंजम्पशन रेट क्या है, तो क्वांटिटी कंज्यूम बाय टाइम टेकन, क्वांटिटी कितना कंज्यूम हो रहा है 1000 का, टाइम कितना लग रहा है 1 ईयर, एनुअल कंजम्पशन रेट है आपका। तो 1 ईयर में कितने दिन है क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे 365 दिन एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से 365 हमने एज्यूम कर लिया है तो ये हमारा कंजम्पशन रेट हो जाएगा 27.4 यूनिट्स पर डे हमारा क्या हो जाएगा कंजम्पशन रेट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम लीड टाइम आपका है 30 का, एवरेज 19 है, कंजम्पशन रेट आपका हो जाएगा 27.4। तो इसको सॉल्व करेंगे। सेफ्टी स्टॉक जो हमारा बन रहा है वो कितना का 302 का। अभी देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, तो यू क्यू हमारे पास हो जाएगा 2AS बाई सी आई, 2AS बाई सी आई 2 है। ए का वैल्यू आपका 10,000 है, इसका वैल्यू 12 है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है कि 24 रुपीज़ 0.24 रुपीज़ है। तो यहाँ से आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगा वो 1000 यूनिट का होगा। तो जो मैक्सिमम इन्वेंट्री बनेगा वो क्यू स्टार प्लस एस का हो जाएगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यू स्टार प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 प्लस 302 यानी कि 1302 का हो जाएगा। मिनिमम इन्वेंट्री हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक के इक्वल टू और ये आपका 302 हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि हमारा रीऑर्डर लेवल कितना होगा या रीऑर्डर या एवरेज, तो ये हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट से। ये कंजम्पशन रेट है तो यह वैल्यू डिवाइडेड बाय यह टाइम हो जाएगा। तो यह टाइम हमारा कितना है, हमारे पास लीड टाइम है, कंजम्पशन रेट है और ये सेफ्टी स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक भी आपको मेंटेन करना होगा, ये सेफ्टी स्टॉक से भी है। तो रीऑर्डर लेवल जो हो जाएगा लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट इनटू सेफ्टी स्टॉक। एवरेज लीड टाइम आपका है 19 डेज का, कंजम्पशन रेट आपके पास हमने कैलकुलेट किया है 27.4 और सेफ्टी स्टॉक आपका कितना 302 का। तो यहाँ से जो रीऑर्डर लेवल होगा वो कितना हो जाएगा 823 क्वांटिटी का आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो सेफ्टी स्टॉक हम बना रहे हैं, हमारा जो एनुअल डिमांड है वो एनुअल डिमांड है 10,000 क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो हमारा कितना है 1000 का, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। सेफ्टी स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं कितना का, वो सेफ्टी स्टॉक है हमारे पास। सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे है, हमने कैलकुलेट किया सेफ्टी स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक कितना है 302 क्वांटिटी का है। ये सेफ्टी स्टॉक 302 क्वांटिटी का है। मैक्सिमम जो इन्वेंट्री बन रहा है वो 1302 है। मिनिमम इन्वेंट्री जो बन रहा है वो सेफ्टी स्टॉक के इक्वल है, वो 302 है।
और जो रीऑर्डर लेवल है या रीऑर्डर पॉइंट है वो 823 है। जैसे ही हमारे पास स्टॉक में 823 क्वांटिटी रहेगा, हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे और एक नया ऑर्डर के लिए वेट करेंगे। और नया ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लीड टाइम मिलेगा, और लीड टाइम हुआ 19 डेज। 19 डेज के बाद हमें क्या होगा, नया ऑर्डर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, एक क्वेश्चन डिस्कस किया और कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया किसका, जिसमें हम क्या करें डिस्कस कर रहे थे, सेफ्टी स्टॉक को, रीऑर्डर लेवल को और एवरेज लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह से हमने 4 मॉडल डिस्कस किया इन्वेंट्री कंट्रोल को। इन्वेंट्री कंट्रोल का 4 डिफरेंट मॉडल डिस्कस किया। एक मॉडल में हमने जो प्लेन था, जिसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, टोटल एनुअल कॉस्ट डिस्कस किया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस किया था। फिर हमने साइमल्टेनियस प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल को डिस्कस किया। फिर हमने जो थर्ड मॉडल डिस्कस किया है उससे आपके पास शॉर्टेज है, तो उसमें हमने डिस्कस किया शॉर्टेज होगा तो क्या करेंगे। और ये फोर्थ मॉडल है जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखना हो, एक रीऑर्डर लेवल का कंसेप्ट यूज करना है, या आपको अगर लीड टाइम की बात करना है कि लीड टाइम क्या होगा, तो उसको कैसे एनालिसिस करें, कैसे डिस्कस करें, उसको हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हम आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने इन्वेंट्री कंट्रोल का 4 मॉडल डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।